हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टैक ट्यूटोरियल्स में। तो आज के वीडियो में हम लोग एक जावास्क्रिप्ट का छोटा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसका नाम है वर्ड एंड कैरेक्टर काउंटर। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि ये हमारा प्रोजेक्ट किस प्रकार से दिखने वाला है। तो ये रहा हमारा प्रोजेक्ट, कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि वर्ड एंड कैरेक्टर काउंटर हेडिंग में लिखा हुआ है और नीचे 0 वर्ड्स एंड 0 कैरेक्टर्स लिखा है और बीच में हमारा एक टेक्स्ट एरिया है। इस टेक्स्ट एरिया में अगर हम कोई भी सेंटेंस या कुछ भी पैराग्राफ लिखेंगे तो उसका कैरेक्टर्स एंड वर्ड्स काउंट होकर यहाँ पे नीचे आता रहेगा। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमने 6 वर्ड्स लिखे हैं। तो यहाँ पे 6 वर्ड्स दिखा रहा है और इसमें 29 कैरेक्टर्स हैं, जो कि स्पेस को भी कैरेक्टर में काउंट किया जाता है। और अगर मान लीजिए कि स्टार्टिंग में अगर हमने स्पेस दे दिया तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा 0 वर्ड्स एंड 0 कैरेक्टर्स दिख रहा है। और ऐसे अगर यहाँ पे हमने कोई वर्ड लिखा तो ये आपको दिख रहा होगा 1 वर्ड एंड 5 कैरेक्टर्स। यानी कि अगर स्टार्टिंग में अगर कोई भी वर्ड हमने लिखा है तो उसके पहले जितना स्पेस आएगा वो आपके कैरेक्टर में काउंट नहीं होगा, और लिखने के बाद कोई वर्ड है और उसके लास्ट में अगर कोई स्पेस अगर यहाँ पे हमने दे दिया तो वो भी कैरेक्टर में काउंट नहीं होगा। कैरेक्टर में सिर्फ वही वर्ड काउंट होगा जो कि 2 वर्ड के बीच में होगा, और कोई भी स्पेस 2 वर्ड के बीच में है तो वो आपके कैरेक्टर में काउंट होगा। जैसे यहाँ पे अगर इंडिया इज लिखा तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा 2 वर्ड है और 13 कैरेक्टर्स, यानी कि दिल्ली में 5 है और इज में 2 है, 7 और 6 यहाँ पे स्पेस काउंट किया है दिल्ली और इज के बीच में। और इज के बाद अगर हमने कोई स्पेस लगाया तो ये हमारा कैरेक्टर में काउंट नहीं होगा। तो ये प्रोजेक्ट हमारा कुछ इस प्रकार से है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना प्रोजेक्ट बनाने चलते हैं। तो मैं इसको अभी कट कर देता हूँ। तो हम अपने जावा स्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट में आते हैं, जो हमारा डेस्कटॉप पे ये फोल्डर है। इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं अपना 8वां प्रोजेक्ट बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं न्यू में जाता हूँ, यहाँ पे फोल्डर में, और यहाँ पे 8 लिखता हूँ और फोल्डर का नाम वर्ड एंड कैरेक्टर काउंटर, और इस फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ। अब इस फोल्डर को हमें अपने VS कोड में ओपन करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और शो मोर ऑप्शंस पे जाता हूँ और यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा ओपन विद कोड। अगर ये आप में ऑप्शन नहीं आ रहा होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो एड्रेस बार है यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे CMD। तो ये फोल्डर हमारा CMD में ओपन हो जाएगा। और इस फोल्डर को हमें VS कोड में ओपन करने के लिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोड स्पेस और डॉट, और यहाँ पे एंटर क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा देखिए VS कोड में ये फोल्डर ओपन हो चुका है। तो मैं इसको अभी के लिए कट कर लेता हूँ और ये फोल्डर हमारा VS कोड में ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग अपना फाइल्स बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं HTML का फाइल बनाता हूँ। इसके लिए मैं index.html लिखता हूँ। फिर मैं एक CSS का फाइल बनाता हूँ जिसका नाम मैं style.css। ऐसे ही मैं एक जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाता हूँ और उसका नाम मैं दे देता हूँ script.js। अब हमारे तीनों फाइल बन चुका है। अब मैं सबसे पहले index.html में आता हूँ और यहाँ पे अपना बॉयलरप्लेट इंसर्ट करता हूँ। इसके लिए मैं शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क लिखता हूँ और एंटर क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए हमारा बॉयलरप्लेट यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। सबसे पहले टाइटल को मैं चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्ड एंड कैरेक्टर काउंटर, और इसको मैं अपने ब्राउज़र में एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आपको यहाँ पे राइट साइड में नीचे कॉर्नर में दिख रहा होगा कि गो लाइव लिखा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो ये हमारा
ब्राउज़र में ये देखिए ओपन हो चुका है और यहाँ पे आपको टाइटल दिख रहा होगा। सॉरी, यहाँ पे हमने वर्ड एंड कैरेक्टर काउंटर आपको टाइटल में दिख रहा होगा। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि अपना जो style.css फाइल है उसको मैं यहाँ पे लिंक करता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, लिंक और कॉलन CSS लिख के एंटर क्लिक करो या टैब दबा देंगे। अगर मैं टैब दबाया तो ये देखिए style.css ये जो फाइल है HTML से लिंक हो चुका है। ऐसे ही हम लोग script.js फाइल को अपने HTML से लिंक करेंगे। उसके लिए मैं बॉडी सेक्शन में आ जाता हूँ और यहाँ पे सबसे नीचे स्क्रिप्ट और ये स्क्रिप्ट और कॉलम्स src आप लोगों को दिख रहा होगा और इस पर क्लिक कर देंगे। और ये जो src है तो हमें script.js जो फाइल है उसका हमें पाथ देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं ./ करता हूँ और यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा script.js, इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए script.js फाइल भी हमारा HTML से लिंक हो चुका है। अब मैं अपने बॉडी सेक्शन में आता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैं h1 बनाता हूँ, h1 टैग, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्ड एंड कैरेक्टर काउंटर, वर्ड एंड कैरेक्टर काउंटर। और इसके नीचे एक मैं टेक्स्ट एरिया बनाता हूँ। इस नेम को अभी के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ, उसकी कोई ज़रूरत अभी नहीं है। और इस टेक्स्ट एरिया का आईडी मैं दे देता हूँ टेक्स्ट एरिया। एक बार मैं आपको ब्राउज़र में दिखाता हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे हमारा हेडिंग आ चुका है वर्ड एंड कैरेक्टर काउंटर और नीचे आपको टेक्स्ट एरिया दिख रहा होगा। अब हम इसके नीचे एक पैराग्राफ बनाते हैं P और इसके अंदर लिखते हैं 0 वर्ड्स एंड 0 कैरेक्टर्स। मैं आपको एक बात बता दूं कि हमें जहां पे div और स्पैन या फिर कोई भी आईडी देने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग अपना प्रोजेक्ट बनाते वक्त जहाँ पे हमें नीड पड़ेगी उस हिसाब से मैं अपने HTML फाइल में आप लोगों को इंसर्ट करके दिखाता रहूँगा कि कहाँ पे अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैं div और आईडी बनाता रहूँगा। तो ये देखिए सबसे पहले मैंने हेडिंग बना दिया, उसके बाद टेक्स्ट एरिया और उसके बाद हमने एक पैराग्राफ बनाया जिसके अंदर लिखा है 0 वर्ड्स एंड 0 कैरेक्टर्स। तो एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए 0 वर्ड्स एंड 0 कैरेक्टर्स दिख रहा है। अब मैं अपने CSS पार्ट पे आता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका जो भी डिफ़ॉल्ट पैडिंग और मार्जिन है उसको मैं रीसेट करता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ करूँगा। तो स्टार और मिडिल ब्रैकेट और यहाँ पे मैं लिखूँगा पैडिंग 0 और यहाँ पे मार्जिन 0 और यहाँ पे इसको मैं बॉक्स साइजिंग दे देता हूँ बॉर्डर बॉक्स। और इस पे मैं फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई कर देता हूँ। ये मैंने इस पे फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई कर दिया। तो एक बार मैं आपको ब्राउज़र में ओपन करके दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है। ये देखिए हमारा पैडिंग और मार्जिन 0 हो चुका है और इसका फ़ॉन्ट भी चेंज हो चुका है। ऊपर हमारा हेडिंग आ रहा है और नीचे हमारा टेक्स्ट एरिया और नीचे जो हमने पैराग्राफ बनाया था 0 वर्ड्स एंड 0 कैरेक्टर्स। अब मैं आता हूँ अपने बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ और उस पर मैं कुछ CSS अप्लाई करता हूँ। तो उसके लिए मैं पहले बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ जो कि रहेगा #F2 F2 F2। फिर मैं इसका हाइट दे देता हूँ जो कि व्यू पोर्ट रहेगा हमारा 100 VH, यानी कि जितना भी हमें एरिया दिख रहा है इसकी हाइट, इसको हमने टोटल बॉडी को दे दिया है। अब मैं इसके नीचे लिखता हूँ, चूँकि ये जो
वर्ड और ये नीचे टेक्स्ट एरिया और ये पैराग्राफ है, ये हमें सेंटर में चाहिए। तो उसके लिए हमें बॉडी पे हमें फ्लेक्स अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले मैं ये जो तीनों चीज़ें हैं, हेडिंग, टेक्स्ट एरिया और पैराग्राफ, इन तीनों को मैं एक डिव में रख लेता हूँ। तो सबसे पहले बॉडी के नीचे मैं एक डिव बनाता हूँ और इन तीनों को कट करके इस डिव के अंदर पेस्ट कर देता हूँ और इस डिव की मैं क्लास दे देता हूँ कंटेनर। अब मैं अपने CSS पार्ट पे आता हूँ और यहाँ पे मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करता हूँ। डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो अभी आपको कोई भी अंतर यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। अब मैं यहाँ पे करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिखने से ये हमारे हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगा। तो ये देखिए हमारा सेंटर में आ चुका है। अब हमें इसको वर्टिकली सेंटर में लाना है, तो उसके लिए मैं अलाइन आइटम्स सेंटर करूँगा। तो यहाँ पे मैं अलाइन आइटम्स सेंटर, ये देखिए हमारा सेंटर में आ चुका है। अब मैं ये जो हमारा कंटेनर है, क्लास है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, डॉट कंटेनर, क्योंकि वो हमारा क्लास है इसलिए यहाँ पे मैंने डॉट लगाया है, डॉट कंटेनर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बॉर्डर अप्लाई करता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये देखिए यहाँ पे मैं एक बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। अब मैं इसका बॉर्डर रेडियस देता हूँ 10 पिक्सल और इसका बैकग्राउंड कलर मैं चेंज कर देता हूँ, हैश वाइट कर देता हूँ। अब ये जो कंटेनर है इसकी हाइट और विड्थ में अप्लाई करता हूँ। तो इसका मैं हाइट दे देता हूँ जो कि रहेगा 50%। यानी कि ये कंटेनर है, इस पे हमने हाइट 50% लगाया है। तो इसका मतलब कि अपने पेरेंट्स का, यानी कि जो बॉडी है उसका 50% हाइट कंटेनर को मिल जाएगा। और इस पे मैं विड्थ अप्लाई करता हूँ, विड्थ जो है 80%। जो इसका पेरेंट्स बॉडी है उसका विड्थ 80% इस कंटेनर को मिल जाएगा। तो एक बार मैं आपको ब्राउज़र में ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए इसकी 50% बॉडी का 50% हाइट इसको मिल चुका है और 80% विड्थ इस कंटेनर को मिल चुका है। अब मैं इस पे बॉक्स शैडो अप्लाई करता हूँ, बॉक्स शैडो जो कि रहेगा x एक्सिस के लॉन्ग 0, y एक्सिस के लॉन्ग 0 और इसका जो ब्लर है मैं 5 पिक्सल कर देता हूँ। और इस पे कलर जो है 0,00 अल्फ़ा की वैल्यू 0.3 कर देता हूँ। तो ये देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा बहुत हल्का सा, लेकिन मैं चलिए इसको ब्लर को 10 पिक्सल कर देता हूँ। तो ये देखिए मैं एक बार जूम करके दिखा दूँ, ये देखिए कॉर्नर में आपको ब्लर दिख रहा होगा। अब हमें
ये जो इसके अंदर हेडिंग, कंटेनर के अंदर जो हेडिंग है और ये टेक्स्ट एरिया है और जो पैराग्राफ है, इसको हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कंटेनर पे, यानी कि इस कंटेनर के अंदर हमारे 3 एलिमेंट हैं, एक हेडिंग, टेक्स्ट एरिया और पैराग्राफ। तो हम लोग कंटेनर पे डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई करते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स ये अप्लाई करने से क्या होगा कि जो कंटेनर के अंदर 3 एलिमेंट हैं, ये हमारा हॉरिजॉन्टल वे में हमारा अलाइंड हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसको सेव करता हूँ और ये देखिए, ये हमारा हेडिंग, टेक्स्ट एरिया और ये हमारा पैराग्राफ है। लेकिन हमें वर्ड जो हेडिंग के नीचे टेक्स्ट एरिया चाहिए और उसके नीचे पैराग्राफ चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन, जो कि डिफ़ॉल्ट में रो होता है, लेकिन इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ पे कॉलम कर देता हूँ और इसको सेव करता हूँ और ये दिखाता हूँ। ये देखिए, ऊपर हमारा हेडिंग आ गया, ये टेक्स्ट एरिया है और ये हमारा पैराग्राफ है। अब मैं आता हूँ अपने ये H1 सेक्शन को, यानी कि ये जो आप लोगों को हेडिंग दिख रहा होगा, ये चीज़ हमें सेंटर में चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस H1 को सिलेक्ट करता हूँ। चूँकि इस हमारे बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट H1 है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट H1 को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कोई आईडी या क्लास देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने H1 को सिलेक्ट किया और इसके अंदर लिखा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये देखिए, हमारा हेडिंग सेंटर में आ चुका है। अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ और इसको लिख देता हूँ ब्लू। ये देखिए, इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो चुका है। लेकिन जैसे ही हमने इस पे बैकग्राउंड कलर ब्लू लगाया, तो आप लोगों को कॉर्नर में दिख रहा होगा कि ये ओवरफ्लो हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा है। तो इसको हमें सही करने के लिए हमें जो कंटेनर है उस पे ओवरफ्लो हमें हिडन करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा कंटेनर है, इस पे यहाँ पे मैं आता हूँ और ओवरफ्लो, और इसको मैं हिडन कर देता हूँ। तो अब देखिए, कॉर्नर में आप लोगों को दिख रहा होगा, एकदम सही हो गया है। अब मैं H1 पे आता हूँ, बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया है। अब मैं इसको कलर, जो फॉन्ट कलर है उसको मैं चेंज करता हूँ। तो उसके कलर को मैं वाइट कर देता हूँ। ये देखिए, वाइट हो चुका है। अब मैं इसकी हाइट बढ़ाता हूँ। अब चूँकि ये जो कंटेनर है, इसको सपोज़ कर लीजिए कि ये 100% इसकी हाइट है। तो अब मैं जो कंटेनर का हाइट 100% है, तो 25% हाइट मैं H1 को देना चाहता हूँ और 60% हाइट मैं इसको जो टेक्स्ट इनपुट है, टेक्स्ट एरिया है, इसको देना चाहता हूँ, और जो बचेगा वो मैं पैराग्राफ को देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं H1 को हाइट अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे आइए और यहाँ पे लिखे हाइट, और इसको मैं दे देता हूँ 25%। ये देखिए, इसका 25% हाइट अप्लाई हो चुका है। और इसके फ़ॉन्ट साइज को मैं चेंज कर देता हूँ 40 पिक्सल। तो ये देखिए, इसके फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज हो चुका है। लेकिन आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो हेडिंग के अंदर ये जो हमारा लिखा हुआ है वर्ड एंड कैरेक्टर काउंटर, ये ऊपर से कुछ चिपका हुआ नज़र आ रहा है। तो इसको हमें बिल्कुल सेंटर में लाने के लिए, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर में लाने के लिए, इस पे मैं डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले फ्लेक्स और यहाँ पे
जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देता हूँ और अलाइन आइटम्स सेंटर कर देता हूँ। ये देखिए अब ये एकदम बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। ऐसे ही मैं अब इस टेक्स्ट एरिया को सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट एरिया। अब मैं इस पर CSS अप्लाई करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका हाइट जो है 60% कर देता हूँ। ये देखिए इसकी हाइट 60% हो चुकी है। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि इस टेक्स्ट एरिया को अगर कॉर्नर में ऐसे पकड़ के इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। तो इसको सही करने के लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे। टेक्स्ट एरिया के अंदर हमने इसको रिसाइज करेंगे और रिसाइज इसको नन कर देंगे। अब यहाँ पे आएंगे तो ये देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है कि इसको पकड़ के हम लोग छोटा बड़ा कर सकें। अब ये चीज़ आप लोगों को दिख रहा होगा कि इस पर जैसे ही इसके क्लिक करते हैं तो आप लोगों को एक आउटलाइन दिख रहा होगा। तो ये आउटलाइन अभी के लिए हमें नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और आउटलाइन इसको मैं नन कर देता हूँ और इस पे बॉर्डर को भी मैं नन कर देता हूँ। ये देखिए अब इसके अंदर मैं कुछ भी अगर लिखता हूँ तो ये देखिए इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है बहुत छोटा है। तो इस फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ और इसको मैं दे देता हूँ 18 पिक्सल। ये देखिए इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज हो चुका है। अब ऐसे ही मैं अपने जो ये P है पैराग्राफ, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और इस पर CSS अप्लाई करते हैं। तो इस P को मैंने सेलेक्ट किया और ये देखें सबसे पहले इसकी हाइट को मैं दे देता हूँ 15%। देखिए 60% हाइट हमने टेक्स्ट एरिया को दिया है और 25% हाइट हमने हेडिंग को दिया है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 85 होगा और जो बचेगा यानी कि 15% हमने हाइट इस पैराग्राफ को दे दिया है। अब मैं इस पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देता हूँ जो कि रहेगा ब्लू। ये देखिए और इस पे मैं टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ सेंटर। ये देखिए ये जो टेक्स्ट है ये इस अलाइन सेंटर में हो चुका है। और इसके कलर को मैं चेंज कर देता हूँ वाइट। और ये जो हमारा पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है ये हमें बिल्कुल सेंटर में चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर। तो ये देखें हमारा बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। ये हमारा बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। और ये फ़ॉन्ट हमें बहुत छोटा भी दिख रहा है तो मैं इसके फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और लिखता हूँ फ़ॉन्ट साइज़, इसको मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल। तो ये देखिए हमारा फ़ॉन्ट इंक्रीज हो चुका है। ये हमारा CSS का पार्ट लगभग हो चुका है। अब मैं आता हूँ अपने जावा स्क्रिप्ट के पार्ट पे। तो script.js फाइल को ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये हमारा टेक्स्ट एरिया है जिसकी आईडी हमने टेक्स्ट एरिया दिखा है, इसको सबसे पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट
और वेरिएबल का नाम वही दे देता हूँ टेक्स्ट एरिया। और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी का नाम क्या है, टेक्स्ट एरिया। तो मैंने इस टेक्स्ट एरिया को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। तो मैं आप लोगों को एक बार कंसोल में दिखाता हूँ कि ये हमारा टेक्स्ट एरिया सिलेक्ट हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाता हूँ। इंस्पेक्ट में जाने के बाद कंसोल टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट एरिया और एंटर क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए ये हमारा दिखा रहा है कि हम टेक्स्ट एरिया हमने लिखा वेरिएबल का नाम, तो ये हमारा टेक्स्ट एरिया यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है और ये सिलेक्ट कर लिया है हमने। अब यहाँ पे चूँकि जब भी यूज़र यहाँ पे कुछ भी लिखेगा तो हमें वर्ड और ये जो 0 वर्ड्स लिखा है, यानी कि इसकी जो वर्ड्स के आगे जो नंबर है 0, इसको हमें चेंज कराना है। और ये जो कैरेक्टर के सामने यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, इसको हमें चेंज कराना है। तो सबसे पहले चेंज करने के लिए इसको हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपने HTML पार्ट में आता हूँ और ये देखिए 0 है। अब इस 0 को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 0 को मैं एक स्पैन एलिमेंट में रखता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक स्पैन देता हूँ और इसके अंदर इस 0 को यहाँ से डिलीट करके और इसके अंदर 0 लिखता हूँ और इसकी आईडी मैं दे देता हूँ वर्ड। ऐसे ही ये जो कैरेक्टर्स के आगे 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमें एक स्पैन टैग लगाना पड़ेगा और इसके अंदर 0 कर देता हूँ और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसकी आईडी मैं दे देता हूँ कैरेक्टर। ये देखिए इस वर्ड के सामने वाले 0 को हमने आईडी दिया है वर्ड, और ये कैरेक्टर के सामने वाले जो 0 है इसको मैंने आईडी दिया है कैरेक्टर, यानी कि इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर सकूं अपने जावास्क्रिप्ट के फाइल में। एक बार मैं अपना ब्राउज़र ओपन करके दिखाता हूं। ये देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे स्पैन यानी कि यहाँ पे 0 लिखा और ये यहाँ पे इस स्पैन को यहाँ पे 0 लगाया, तो हमारा HTML में देखिए कि चूँकि हमने जो पैराग्राफ है उस पर डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया था, तो ये देखिए यहाँ पे एक बिल्कुल 0 जो है वर्ड से एकदम चिपका हुआ नज़र आ रहा है और ये 0 कैरेक्टर से। तो मैं क्या करता हूँ, सारे एलिमेंट में मुझे गैप देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं अपने CSS पार्ट पे आता हूँ और ये जो हमारा पैराग्राफ है यहाँ पे मैं एक गैप अप्लाई कर देता हूँ जो कि 5 पिक्सल का रहेगा। तो ये देखिए सारे एलिमेंट के बीच में गैप आ चुका है, अब हमारा सही दिख रहा है। और एक काम मैं और करता हूँ कि जो हमने यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई किया है कंटेनर पे, इसको मैं अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ। तो ये देखिए कंटेनर है, तो यहाँ पे हमने बॉर्डर लगाया था, तो इस बॉर्डर को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए। तो अब मैं आता हूँ जावास्क्रिप्ट के पार्ट पे। तो हमें सबसे पहले ये जो वर्ड है इसको सेलेक्ट करना है। तो मैं कि यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट वर्ड इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी का नाम क्या है, वर्ड। ऐसे ही हमें कैरेक्टर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसी चीज़ को नीचे कॉपी कर लिया और इस वर्ड को हटा के इसको मैं कैरेक्टर कर देता हूँ। कैरेक्टर। अब ये वर्ड और कैरेक्टर दोनों सिलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे अपना लॉजिक लिखता हूँ। तो हमारा लॉजिक क्या रहेगा कि जैसे ही यूज़र इस टेक्स्ट एरिया में कुछ भी टाइप करे तो इस वैल्यू को हमें गेट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो टेक्स्ट एरिया को हमने सेलेक्ट किया है उस पर हमें
ऐड इवेंट लिसनर लगाना पड़ेगा। तो क्या मैं करता हूँ, टेक्स्ट एरिया डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और इस पे जब भी यूज़र कुछ इनपुट करे, यानी कि जो हमारा इवेंट रहेगा यहाँ पे इनपुट होगा, इनपुट हमारा इवेंट हो गया। तो हमें जो करना है, यानी कि यहाँ पे कॉलबैक फंक्शन में हमें इसकी लॉजिक लिखनी पड़ेगी। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट टेक्स्ट इज इक्वल टू, हमें क्या चाहिए, इस हमने एक वेरिएबल बनाया टेक्स्ट। इस टेक्स्ट में मैं क्या करता हूँ कि जो टेक्स्ट एरिया है डॉट वैल्यू, इसको हमें गेट करना है। अब मैं इसको आप लोगों को अपने कंसोल विंडो में दिखाता हूँ कि क्या होता है। तो CLG करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट, यानी कि जब भी यूज़र इस टेक्स्ट एरिया में कुछ भी इनपुट करेगा तो उसकी, यानी कि टेक्स्ट एरिया डॉट वैल्यू, वो जो वैल्यू रहेगा वो टेक्स्ट में आ जाएगा और उस टेक्स्ट को मैं अपने कंसोल लॉग में शो करा रहा हूँ। तो मैं अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ और यहाँ पे हमने राइट क्लिक करके और इंस्पेक्ट में आता हूँ और यहाँ पे कंसोल टैब ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ दिल्ली, ये देखिए हमारे यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन दिल्ली के बाद अगर मैंने स्पेस दे दिया तो ये देखिए ये भी यहाँ पे ऐसे नीचे दिखाता रहेगा। तो इस चीज़ को बचने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो टेक्स्ट एरिया डॉट वैल्यू है इसको एक फंक्शन लगाता हूँ जो कि रहेगा ट्रिम। ये अब इससे क्या होगा कि जो भी स्टार्टिंग में और वर्ड के लास्ट में जो भी स्पेस रहेगा वो सारे को ट्रिम कर देगा। तो लेट टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट एरिया डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम, और इसको मैं यहाँ पे कंसोल लॉग में लिखाया हूँ। तो अब हमें क्या चाहिए कि जैसे ही यूज़र इस यहाँ पे कुछ भी लिखे तो उसकी कैरेक्टर को हमें काउंट कराना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको अभी के लिए मैं हटा देता हूँ। हम क्या करते हैं, जो हमने कैरेक्टर यहाँ पे सेलेक्ट किया है उसके इनर वैल्यू को चेंज करना है। और ये देखिए, तो कैरेक्टर डॉट टेक्स्ट कंटेंट, यानी कि जो कैरेक्टर हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है उसके इन जो टेक्स्ट कंटेंट है, यानी कि इस आईडी के अंदर जो भी टेक्स्ट कंटेंट है, इसका मतलब कैरेक्टर डॉट टेक्स्ट कंटेंट का मतलब यही होगा। तो हमें इसको क्या करना है, जो भी टेक्स्ट है यूज़र इनपुट कर रहा है टेक्स्ट एरिया में, डॉट लेंथ, उस टेक्स्ट का लेंथ हमें वहाँ पे चाहिए। तो अब मैं आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पे सपोज़ करिए हमने दिल्ली लिखा, तो ये देखिए दिल्ली में 5 कैरेक्टर्स है, तो यहाँ पे हमें 5 कैरेक्टर्स दिखा रहा है। और दिल्ली के बाद अगर मैंने स्पेस दिया तो ये देखिए वो स्पेस काउंट नहीं हो रहा है। ऐसे ही अगर दिल्ली को हटा के शुरू में हमने स्पेस दिया तो वो भी स्पेस काउंट नहीं हो रहा है। ये क्यों, ये किस वजह से, जो हमने ट्रिम फंक्शन लगाया है उस वजह से। और फिर अगर मान लीजिए यहाँ पे दिल्ली लिखा तो ये हमारा काउंट हो जा रहा है, यहाँ पे 5 कैरेक्टर्स दिखा रहा है। शुरू के स्पेस नहीं काउंट हो रहे हैं और बाद के। लेकिन दिल्ली के बाद अगर मान लीजिए इज लिखा, तब उस केस में क्या होगा कि दिल्ली 5 कैरेक्टर है और दिल्ली के बाद स्पेस है, अब वो कैरेक्टर में हमारा काउंट होगा। और इज 2 5 2 7 और एक स्पेस 8, यहाँ पे 8 कैरेक्टर्स शो कर रहा है। और इज के बाद अगर मैंने कोई स्पेस लगाया तो वो हमारे कैरेक्टर में काउंट नहीं होगा। कैरेक्टर में सिर्फ वही काउंट होगा कि जो 2 वर्ड के बीच में जितने भी स्पेस आएंगे वो काउंट होगा। लेकिन अगर कोई सेंटेंस हमने लिख दिया और इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर स्पेस है और एंड में स्पेस है तो वो चीज़ें हमारे कैरेक्टर और वर्ड में काउंट नहीं होगा। अब हमें ये जो वर्ड है इसको काउंट करना है।
तो उसके लिए हम लोग लॉजिक यहाँ पे लिखते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट, और इसका वेरिएबल्स का नाम रख देता हूँ वर्ड्स। और ये जो टेक्स्ट है, जो भी यहाँ पे मतलब कि जैसे यूज़र कुछ इनपुट करेगा वो टेक्स्ट में आएगा। तो हम लोग टेक्स्ट पे डॉट स्प्लिट करते हूँ, और इसके अंदर हम रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे, जो कि दो फॉरवर्ड स्लैश के बीच में हम लोग अपना लॉजिक लिखते हैं प्लस। इसका मतलब ये होगा कि जो भी टेक्स्ट आएगा उसको स्प्लिट कर दो। अगर कोई स्पेस, दो टेक्स्ट के बीच में अगर स्पेस है तो उसको तुम स्प्लिट कर दो, इसका मतलब ये होगा। और इस पे हम लोग फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर। और यहाँ पे मैं f इक्वल टू f डॉट लेंथ, और उसकी वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। और अब हमें ये जो वर्ड है, ये जो हमारा वर्ड है उसके टेक्स्ट कंटेंट को चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्ड डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू, ये जो हमारे यहाँ पे वर्ड्स जो आएंगे WORDS वर्ड्स डॉट लेंथ। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ दिल्ली, हेलो, ये देखिए हमने यहाँ पे लॉजिक लिख दिया लेट वर्ड्स इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, और यहाँ पे हमने रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ किया है डॉट फिल्टर, और ये हमारा f डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे वर्ड जो हमने सेलेक्ट किया उसके टेक्स्ट कंटेंट को हमें चेंज करना है, किससे, जो भी वर्ड में आएगा उसके लेंथ को। अब आप लोगों को एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखा दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा 6 वर्ड्स हैं और 29 कैरेक्टर्स हैं। तो ये हमारा बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। आप लोगों को ये जो हमने लॉजिक लिखा है इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो सबसे चलिए हम लोग इस लॉजिक को अपने एक सिंपल से एग्जांपल लेके इसको क्लियर करते हैं। तो मैं यहाँ पे मैं आप लोगों को इसका जो स्प्लिट और ये फ़िल्टर क्या काम कर रहा है उसको मैं क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पे नीचे आ जाइए, और यहाँ पे मैं कमेंट लिखता हूँ एग्जांपल्स। तो यहाँ पे एग्जांपल्स में आते हैं, और यहाँ पे मैं सबसे पहले एक स्ट्रिंग लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ लेट str, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब str में हमने, यानी कि हमने str में एक स्ट्रिंग को हमने सेव कराया है कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब देखिए स्प्लिट का काम क्या होता है। अब मैं यहाँ पे अगर str करता हूँ डॉट स्प्लिट लिखा, और इसके अंदर
ये हमने रेगुलर एक्सप्रेशन लगाया। मैं सबसे पहले एस को लिखता हूँ, तब देखिए क्या होता है। और इस चीज़ को मैं सेव कर लेता हूँ str1 करके। हमने str एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर स्ट्रिंग लिखा दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। और लेट str1 इज इक्वल टू str डॉट स्प्लिट, यानी कि जो स्ट्रिंग है उसको स्प्लिट करो और उसका हमने लॉजिक लिखा है इसके रेगुलर एक्सप्रेशन। ये रेगुलर एक्सप्रेशन क्या करेगा कि दिल्ली को इस मतलब कि एक नया एरे बनाएगा और उसमें दिल्ली को स्प्लिट कर देगा अलग, इज को अलग, द को अलग, कैपिटल को अलग। जिस दिल्ली और इसके बीच में स्पेस है, स्पेस के हिसाब से सबको ये अलग अलग कर देगा। तो मैं इसको एक बार CLG और यहाँ पे str1, मैं इसको दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाता हूँ और यहाँ पे ये देखिए 6 एरे आया, मतलब कि जो 0 पोजीशन पे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। तो .str.split ये लिखने का मतलब यही है कि जो भी स्ट्रिंग हम इनपुट में टेक्स्ट एरिया में लिखेंगे वो उसको स्पेस के हिसाब से स्प्लिट कर देगा। और यहाँ पे प्लस लगाने से क्या बेनिफिट होगा, अगर सपोज करिए कि दिल्ली के बाद तो अभी हमने एक ही स्पेस दिया है, लेकिन यूजर यहाँ पे 2-3 स्पेस दे देगा, तो उस केस में हमारा क्या है कि दिल्ली 1 2 3 4 5 6 ही वर्ड होने चाहिए। लेकिन ये स्प्लिट अगर यहाँ पे प्लस नहीं लिखा है तो वो देखिए हमें कैसा दिखेगा, वहाँ पे किस हिसाब से इसको स्प्लिट करेगा। ये देखिए दिल्ली और यहाँ पे स्पेस को भी उसने एक वर्ड मान के और उसको स्प्लिट कर दिया है ऐसे। इस वजह से यहाँ पे हमें प्लस लगाना पड़ेगा ताकि कि केवल एक ही स्पेस को वो काउंट करेगा। बाकी अगर यहाँ पे सिर्फ एक एस रहेगा, यहाँ पे एस केवल रहेगा, तो वो हमारे एक ही स्पेस को वो हटाएगा और बाकी सब स्पेस को वो वर्ड में काउंट कर लेगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग प्लस लगाते हैं कि यानी कि 2 वर्ड के बीच में जितने भी स्पेस हो सिर्फ एक ही स्पेस काउंट करेगा उसको, इसलिए यहाँ पे हम लोग प्लस लगा देते हैं। ये देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे अब 2 के बीच में यहाँ पे भी हमने अगर स्पेस दे दिया, सेव किया, तब भी वो केवल वर्ड को ही स्प्लिट करेगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग प्लस साइन का लगाते हैं, प्लस साइन। अब हम लोगों को फिल्टर लगाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, उसके लिए देखिए जैसे ये हमारा एक एरे जनरेट हो जाएगा, तो अगर यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे शुरू में स्पेस दे दिया, अब यहाँ पे दिया, तब ये देखिए यहाँ पे हमारा स्पेस दिखा रहा है, जो कि ये जो हमने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा है जो, तो अगर स्टार्टिंग सेंटेंस के पहले अगर स्पेस रहेगा तो वो इसको एक वर्ड मान लेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि शुरू में 0th पोजीशन पे हमारा स्पेस आ रहा है। अगर हमने एक और स्पेस लगा दिया, सेव किया, तो यहाँ पे मतलब फर्स्ट स्पेस, एक स्पेस को ये काउंट कर रहा है। तो इससे बचने के लिए हम लोग इसको फिल्टर कर देते हैं, यानी कि f.length जो भी हमारे यहाँ पे एरे आएगा उसको फिल्टर कर दो। .length यानी कि लेंथ उसकी एक एक एरे पे आएगा और उसकी लेंथ चेक करेगा। लेंथ अगर 0 से अधिक है यानी कि इसकी लेंथ 0 हो जाएगा, तो ये 0 से अधिक नहीं है, लेकिन दिल्ली और ये सारे वर्ड हैं जो कि 0 से इसका लेंथ अधिक है, तो वो फिल्टर होके इसमें से भी फिल्टर होके वो बाहर हो जाएगा, यानी कि दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। और उसके लेंथ को हम लोग यहाँ पे अपने वर्ड जो टेक्स्ट कंटेंट में शो करा दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग फिल्टर किया है। तो ये हमारा इसके बीच में लॉजिक है। तो ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट हो चुका है। ये हमारा देखिए HTML का पार्ट है और ये हमारा CSS का पार्ट है, और ये हमारा
जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। और ये देखिए हमारा प्रोजेक्ट जो कि बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ये देखिए, तो ये रहा आज का प्रोजेक्ट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।